अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महवीन मुश्ताक काज़ी है और मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, रेकी मास्टर हूँ और टीचर ट्रेनर हूँ। करीब 17 साल से मेरा एजुकेशन से वास्ता रहा है और अलग अलग बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चों के अंदर कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं समझ पाते और कहते हैं कि बच्चा कुन ज़हन है और सारा ब्रेन जो है माँ पे या बच्चे पे आ रहा होता है। ये चीज़ मुझे बहुत फील होती थी, तो इसके लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारा काम किया। तो आज इसी हवाले से हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंटेलिजेंट खातून बैठी हैं, फरहीन सिद्दीकी। फरहीन सिद्दीकी जो है वो बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट हैं, डेलस में होती हैं और लाइसेंस बिहेवियर एनालिस्ट हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फरहीन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बेबी के हवाले से आप हमें कुछ गाइड करें, क्योंकि हमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। बस थेरेपीज और आपका जो असेसमेंट होता है, हम उस पर एक अच्छा खासा अमाउंट दे रहे होते हैं और हमें सही से डायग्नोस करके भी बच्चा नहीं दे रहे, तो बस कहते हैं हमारे पास छोड़ दो और हम उसको लुक आफ्टर करके आपको बताएंगे। तो हमें एक प्रॉपर से कहते हैं ना रिपोर्ट मिल रही होती है, ना प्रॉपर गाइड किया जा रहा होता है, नहीं ना पेरेंट में बात कर रही हूँ। तो आप हमें थोड़ा सा एबी के हवाले से बताइए। अच्छा, पहले मैं जैसे वेरी बेसिक थिंग तो मैं आपको बताती हूँ कि एज अ मदर, आई मीन दिस इज नॉट एबीए, हम इसमें हकीकत तो शायद यही है कि एज अ मदर को पता चल जाता है कि बच्चे को क्या हो रहा है, क्या है। तो देयर आर सम रेड फ्लैग्स, जो बहुत मेजर रेड फ्लैग्स हैं ऑटिज्म। एक आपका हो गया कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा। अगर से वो न्यूबॉर्न बेबी है या लाइक 6 मंथ है, 7 मंथ्स है, तो अगर वो बच्चा देख रहा है माँ को, वो स्माइल नहीं कर रहा और मतलब वो चाह नहीं रहा कि माँ उसको दूध दे या कुछ करे, तो दैट्स लाइक अ बिगेस्ट रेड फ्लैग फॉर ऑटिज्म। और दूसरा ये है कि जैसे फिर माइलस्टोन्स हैं आपके। इस वक्त आप हमें ये बताइए कि हम ऑटिज्म जो है वो अर्ली मतलब मदर को कैसे डायग्नोस मदर को, क्योंकि अभी तो लाइक स्टेजेस हैं। अगर सबसे पहले तो लाइक कोई साइकोलॉजिस्ट में आके नहीं बैठ सकता आपके कि वो बता दे कि ऑटिज्म है, ना कोई डॉक्टर आके बैठ सकता है। तो सबसे पहले तो माँ की इंस्टिंक्ट्स होती है कि ये बच्चे को है क्या, सब घर वालों। तो सबसे पहले तो मदर को ही पता चलेगा या घर में जो है जो प्राइमरी केयर टेकर है उसको ही पता चलेगा। तो जो रेड फ्लैग्स होंगे आपका ऑटिज्म के, वो ये है कि मतलब बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, स्माइल नहीं दे रहा, थोड़ा सा रिजिड है, अगर आप उसको छू रहे हैं, अगर सेंसरी इश्यूज हैं तो मतलब वो एकदम से मतलब पीछे हट जाएगा, इस तरह इरिटेट होगा। मतलब उसको मतलब जैसे आपको होता है कि लाइक यू नो व्हेन देयर इज अ न्यूबॉर्न यू स्टिम टू स्किन, कि माँ को जिसको लाइक कडल करके सब कुछ करती है, तो वो आपकी फीलिंग नहीं आएगी, मतलब बच्चे की फीलिंग नहीं होगी तो आपको भी। तो फिर ये होगा कि आप अपने डॉक्टर, प्राइमरी डॉक्टर के पास जाएंगे पेडियाट्रिशियन के पास। वो अब मुझे यहाँ तक इतना सिस्टम नहीं पता है, लेकिन जैसे टेक्सास में या अमेरिका में इसको होता है कि आप उसको अपना कंसर्न बताएंगे कि इस तरह हो रहा है और वो आपको कहेगा कि अच्छा लाइक यू हैव देखना पेडियाट्रिशियन, प्राइमरी चाइल्ड केयर डॉक्टर, वो आपको रेफर करेगा साइकोलॉजिस्ट के पास, नॉट साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट करता है असेसमेंट नहीं आती है, साइकोलॉजिस्ट करेगा आपका डायग्नोसिस, और वो डायग्नोसिस इट कैन टेक अप टू लाइक 3 to 4 hours, 5 hours डायग्नोसिस करके। I'm won't be able to tell you much about कि साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, क्योंकि वो इनकी फील्ड है, लेकिन वो आपके बच्चे को डायग्नोस करेगा कि ओके he has I think it's called F84 autism, DSM के थ्रू। तो वो आपके बच्चे को डायग्नोस करेगा कि अच्छा इसको ऑटिज्म, एंड देन साइकोलॉजिस्ट आपको DSM को भी बता दें। एक्चुअली DSM जितनी भी साइकोलॉजिकल आपकी बीमारियां हैं, मेंटल इलनेसेस हैं, इट्स लाइक अ बुक फॉर दैट। कि आप मतलब जब भी आप डायग्नोस करेंगे, मतलब इट जस्ट लाइक गिव यू द डिस्क्रिप्शन कि किस कौन सी बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके जैसे ऑटिज्म के 10 सिम्टम्स हैं, अगर उसमें आपके 5 मैच कर जाते हैं बच्चे के, तो लाइक यू कैन डायग्नोस लेबल दैट के ऑटिज्म कह सकते हैं। तो जब साइकोलॉजिस्ट डायग्नोस कर देगा, द अदर स्टेज इज दैट कि साइकोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि कौन कौन सी थेरेपीज इफेक्टिव। तो ऑटिज्म में आपकी आ जाती है ABA। अच्छा, ABA मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस प्रूवन ये काफ़ी इफेक्टिव है। उसके बाद आ जाती है आपकी बॉडी, उसके बाद आ जाती है आपकी स्पीच, उसके बाद आपको अगर थोड़े से आपको मतलब दूसरे इश्यूज हैं तो फिजिकल आप करा सकते हैं, लेकिन आई थिंक द मेन वन इज लाइक ABA, स्पीच एंड देन बॉडी। अच्छा, अब ये है कि पेरेंट्स बात में सोचते हैं कि वो हम इतनी सारी चीज़ें क्यों कराएं, हम A से स्टिक करें। तो
जितना इलाज कराना है कुछ करना, आई मीन आप उनको अगर इलाज है, जितनी इंटरवेंशन है यू हैव टू डू इट, मतलब साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, फाइनेंशियली काफी लोग डिस्टर्ब है, तो इस हवाले से हर चीज़ को खोल नहीं कर सकते क्योंकि थेरेपीज बहुत ज़्यादा एक्सेस करना। अच्छा ABA अगेन मैं ये नहीं चाह रही कि मैं किसी थेरेपिस्ट को कहूँगी नहीं ABA इज बेटर देन स्पीच और ABA इज बेटर देन OT, लेकिन ABA की जो अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ वो ये है कि इट हैज एवरीथिंग। उसमें ये है कि आपकी सेंसरी इश्यूज भी कवर करती है, आपकी लैंग्वेज कवर करती है, इसका लैंडिंग कि आपको बच्चे को बोलना सिखा रही है, किस तरह कुछ मांगना है, टाइपिंग सिखा रही है कि ये पानी की बोतल है या ये पेन है, सारी चीज़ें ABA आपको सिखा रही है, इवन लाइक फंक्शनल स्किल्स आपको सिखा रही है। तो ABA इसलिए ज़्यादा काम कर जाती है गया, इसलिए वो सारी चीज़ों को कवर कर लेती है, स्पीच OT सेंसरी इश्यूज। तो लेकिन आई डोंट नो कि यहाँ पे कितना मतलब अवेयरनेस है अभी और कितने मतलब प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर कि आप ABA ले सकते हैं। तो ये इतना कॉमन नहीं है यहाँ, मतलब चाहूँगी कि आप एक के बारे में डिटेल पेरेंट को बताएं ताकि पेरेंट्स के अंदर एक अवेयरनेस है कि ABA होता है। अच्छा ABA एक्चुअली इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल सी है। व्हाट वी डू कि हम बच्चे की इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेलिंग अ किड कि यहाँ बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ, इट्स ईजियर टू फाइंड अ मोटिवेशन कि बच्चा कैसे बैठेगा। तो मतलब जैसे हमारे जो ABA के सेशंस होते हैं ना, सो इट्स नॉट लाइक कि बच्चा आया और वी स्टार्ट लाइक गिविंग हिम डिमांड्स कि यहाँ बैठो ये करो वो करो, इस तरह कुछ भी नहीं है। द बेसिक जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम रिपोर्ट बिल्डिंग करते हैं बच्चे के साथ, मतलब हम खेलेंगे कूदेंगे, जस्ट बी अ फ्रेंड। और अपने जैसे अब मैं जैसे कोई बच्चा है उसको मैंने लाइक उसके साथ खेलना कूदना शुरू कर दिया, स्टार्ट लाइक प्ले स्किल्स सब चीज़ें, लेकिन मैं कुछ भी डिमांड नहीं करूँगी, मैं उसको ये तक नहीं कहूँगी कि यहाँ पे बैठ जाओ, मतलब मतलब ऐसा नहीं कि वीक तक आप उसके साथ खेलें कूदें, एंड देन यू स्टार्ट लाइक एसोसिएटिंग रीइंफोर्सर मींस कि उसको क्या पसंद है, एंड देन इट्स वेरी हेल्पफुल कि पेरेंट्स इंग्लिश आप ले सकते हैं कि बच्चे को क्या पसंद है, एंड देन यू नो आप बच्चे को कहें तो मजाक में कि अच्छा मैं बैठ गई, अच्छा अब तुम बैठो, अब बच्चा बैठ गया, एंड देन यू विल गिव हिम लाइक गिव हिम M&Ms या मतलब जो भी कैंडी इस तरह करके, तो उसमें बच्चे को पता चलेगा कि ओ दिस इज लाइक अ फन प्लेस, मतलब यहाँ पे मैं कोई ऐसा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, यहाँ मुझे मजा आ रहा है। और एक पॉइंट आता है कि बच्चे को फिर ये M&Ms की कैंडीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज यू मेक योरसेल्फ अ रीइंफोर्सर कि बच्चा आपको देख के इतना खुश होता है कि अच्छा इसके साथ टाइम स्पेंड होगा। तो इस तरह आप ऐसा से शुरू करते हैं। और अच्छा हाँ मैं बेसिक राइट मैं आपको बेसिक बताती हूँ। जैसे आपका वहाँ शुरू करना है दोबारा कि साइकोलॉजिस्ट ने रेफर किया BCBA को, बिहेवियर थेरेपी। BCBA की जॉब होगी कि वो बच्चे के साथ मतलब असेसमेंट करेगा। इन असेसमेंट यू डू हैव टू लाइक आस्क और डिमांड करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यू वुड नो कि बच्चा कितना समझ रहा है कितना नहीं समझता। तो देयर लाइक 2 or 3 असेसमेंट जो बहुत मेजर है ABA में। एक आपका आ गया BB मैथ, दूसरा आ गया आपका 1000, तीसरा है वो है फंक्शनल लिविंग असेसमेंट। तो आपकी फंक्शनल लिविंग के मतलब बच्चा शर्ट पहन सकता है, ग्रुप में क्या कर रहा है, जो थोड़ा बड़ा बच्चा है तो क्या वो मतलब अकेले चल सकता है, इस तरह की चीज़ें। तो ये अच्छा अब आप जैसे मैं आपका डिटेल में एक असेसमेंट जैसे डिस्कस करती हूँ ना, तो अगर आप फर्स्ट कहें कि BB मैथ किया तो BB मैथ आपने BCBA में असेसमेंट कर दिया, ठीक है। उसके लेवल्स हैं, लाइक फर्स्ट लेवल है मैंडिंग, ये बच्चा मांग सकता है कुछ। दूसरा लेवल है टैक्टिंग, टैक्टिंग मीन्स कि उसको पता है कि ये टेबल है, उसको पता है कि ये चेयर है, कैन ही लेबल थिंग्स। तीसरा आपका आ जाता है विजुअल, कि अगर मैं बच्चे को कहूँगी कि ये लाइट है तो क्या वो देखेगा वहाँ पर। रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव फिर लाइक उसके काफ़ी सारे लेवल्स हैं। जब BCBA असेसमेंट करता है तो वो हर लेवल का मतलब बताता है कि इसको मांगना है, कुछ रिक्वेस्टिंग करनी है तो उसको इतना आता है। एंड देन इन द एंड ऑफ द असेसमेंट वी विल गिव यू लाइक अ होल ग्राफ, और ग्राफ में फिर आपकी प्रोग्रेस पता चलती है। जितना कलरफुल ग्राफ होगा उतना आपके बच्चे को आ रहा होता है, और फिर देन अकॉर्डिंग टू दैट ग्राफ वी डू लाइक इंटरवेंशन। और वो मतलब बहुत ही लाइक गोल ओरिएंटेड है कि उसमें आपको फिर हम बताते हैं कि 6 महीने में do teach your kid this thing. After 6 months, we're going to do the another assessment of BB math, and then we're going to teach your kid this thing for other 6 months. So then we have like short-term goals or long-term goals. इस
तरह आपका लाइक शुरू होता रहता है ये भी। और और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ABA नॉर्मल थेरेपी से कैसे डिफरेंट है और कैसे इफेक्टिव है? अच्छा मैं दोबारा बोलूंगी कि I don't want to feel like कि आप लोग ऐसा फील करें कि I'm advocating too much about ABA, क्योंकि मैंने I've been doing it from 2006, तो मुझे उसी के बारे में ज़्यादा पता है। लेकिन I've seen कि स्पीच भी काम कर रही होती है बच्चे के ऊपर, बॉडी भी काम कर रही होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ABA इज वेरी डेटा ड्रिवन। तो एवरी डे का आपका डेटा होता है, लाइक भी हम लोग बच्चे को देख रहे होते हैं प्रोग्रेस के किस तरह बोल रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन वी गो विद द डेटा। लाइक पहले हम डेटा देख रहे होते हैं कि अच्छा ये फॉर एग्जांपल लाइक आपके बच्चे को हम ये सिखा रहे हैं कि 3 आपने कार्ड्स रखे हैं, रिसेप्टिव सिखा रहे हैं, 3 कार्ड्स रखे हैं, उसको हम बता रहे हैं कि दिस इज एप। तो ऐसा नहीं होगा कि हम मतलब 1 दिन करेंगे 2 दिन करेंगे, हम उसका पूरा लाइक जब तक उसका 80 और मोर परसेंटेज वो करेक्ट नहीं करता वी नॉट गोना मूव। अच्छा आप टारगेट रखते हैं और उस टारगेट को अचीव या इट्स लाइक वेरी सिंपल, लाइक एक टारगेट रखते हैं वो अचीव होता है, इट हैज टू बी 80% जो क्राइटेरिया देता है, इट हैज टू बी मोर देन 80% अप टू 100% अक्रॉस सेटिंग अक्रॉस थेरेपिस्ट। मतलब इसका ये है कि अगर मैं पहलू एक सेकंड क्या अगर अब फर्ज करें कि आप मैं आपको बता रही हूँ, पूछ रही हूँ व्हाट इज दिस, आप कहती हैं पेन, व्हाट इज दिस पेन। अब अगर आपसे मुझे ही बता रही हैं कि ये पेन है तो इट्स नॉट ए पेन। आपका अक्रॉस सेटिंग होगा कि आप किसी और को भी बता सकें, आप किसी और सेटिंग में भी पेन पहचान सकें। तो इस तरह हम लोगों का हर टारगेट का डेटा ड्रिवन होता है, हर टारगेट का लाइक पहले मास्टर होता है टारगेट, उसके बाद ही मूव ऑन टू समथिंग एल्स। तो बहुत लाइक बेबी स्टेप्स होते हैं ये। इट्स नॉट लाइक वी टीच अ किड एवरीथिंग लाइक वन टाइम, लेकिन फिर एक अचीव हो गया, फिर दूसरा अचीव हो गया। इवन लाइक इंस्ट्रक्शंस, तो पहले सिंपल इंस्ट्रक्शन होगी सेट बच्चे के लिए, वो इंस्ट्रक्शन वो मान लेगा, देन वी गो टू लाइक वन स्टेप इंस्ट्रक्शन, टू स्टेप इंस्ट्रक्शन, इस तरह। तो फर्क जो आपने पूछा था कि दूसरी थेरेपीज में और एबी में क्या है, तो अगेन लाइक सिंपल वर्ड्स आई विल से इज वेरी डेटा ड्रिवन, इट्स वेरी लाइक रिसर्च बेस्ड। कोई भी काम मतलब ऐसे ही नहीं हो रहा होता है, एवरीथिंग हैज टू गो बैक एविडेंस के थ्रू के एविडेंस एंड रिसर्च का हमारे पास देयर इज लाइक अ जर्नल लाइक जावा है, तो वी आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग एंड देन वी इम्प्लीमेंट दैट इंटरवेंशन कि दूसरे बच्चों के ऊपर। इस तरह लाइक खुद से कुछ कोई चीज़ नहीं हो रही थी, इट्स लाइक वेरी लाइक डेटा ड्रिवन अगेन एविडेंस बेस्ड आर्टिकल से रिसर्च से उस तरह। एक बच्चा अगर हम नहीं डायग्नोस कर पाते हैं तो हमारे लिए अवेयरनेस नहीं, हमें समझ नहीं आती ना, तो हम अगर लेट हो जाता है डायग्नोसिस तो हम किस तरह से बच्चे को मैनेज करें? अच्छा इसमें ये है कि अर्ली इंटरवेंशन आर द बेस्ट। अर्ली इंटरवेंशन जब आपका बच्चा लाइक 6 months to like 3 years, 4 years है, that's early intervention. They are more effective. जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि जैसे बच्चे बात नहीं कर रहे और आप शुरू कर देने से लेके तो you see the progress, you see the difference, right? अच्छा अब फर्ज करें बात होता है लाइक मैंने देखा है इस तरह का कि माँ शायद कह रही होती है कि बच्चों में कुछ है, वहाँ से वो डिजाइन में होते हैं, लोग कहते हैं नहीं कुछ नहीं है, तुम्हें तबियत सही नहीं कर रही, कुछ को देख नहीं रही हो, शराब ये सही हो जाएगा। तो आपकी 3, 4 साल 5 साल ऐसे ही निकल गए बच्चे के। उसके बाद देखिए उसको क्यों लगाओ, मतलब ये भी ऐसा नहीं है क्योंकि माय कोवर्कर शी इज वर्किंग विद 35 years old adult, तो उससे भी ये काम कर रहा है। तो द गुड थिंग अबाउट इट ये कि आप जब भी शुरू करते हैं वो काम करेगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। और थोड़ा सा फर्क पड़ेगा आपको कि अगर आपका बच्चा नहीं, क्योंकि आई थिंक 7 साल से पहले लाइक आप बच्चे को जो कुछ सिखाते हो वो ज़्यादा सीख सकता है, लेकिन इट्स नॉट लाइक अगर टाइम गुजर गया तो आप हाथ में हाथ के बैठ जाएंगे ओ भाई अब तो हमने इंटरनेशनल मिल गया, हमें कुछ नहीं करना है, हमें स्किल भी कैन डू अ लॉट। जैसे हम ऑन टू स्ट्रीट ट्रेनिंग थे, अर्ली चाइल्डहुड ट्रेनिंग से ही हमने काफ़ी पीसफुल का वर्क किया हुआ है, काफ़ी मेरा साल लगाया मैंने इस चीज़ के ऊपर। तो मैं हमारे वहाँ दूसरी ट्रेक मुझे बात याद आई कि उन्होंने कहा था कि बच्चों के सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं और माइलस्टोन्स होते हैं, और अगर वहाँ से वो चीज़ स्किप हो जाती है ना तो वो ऐसी होती है जैसे ट्रेन निकल गई बच्चे की, तो वो एक वेस्ट हो जाएगी। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है, मतलब क्वालिटी शायद ना हो, मतलब अगर आप देर से सिखा रहे हैं तो क्वालिटी शायद होना हो, लेकिन स्टिल लाइक इन टीच, मतलब आप कर सकते हैं।
और वहाँ पे होता ये है कि वंस साइकोलॉजिस्ट डायग्नोस कर रहा है, असेसमेंट हम लोग करते हैं बेसिकली। अगर बच्चा बहुत सिवियर है तो वी कैन डू अप टू 40 आवर्स ऑफ बेबी। तो उसमें ये है कि आपको फिर मतलब इंटेंसिवली करेगा। इसमें बॉडी डिसेबिलिटीज भी होती हैं, इसमें इसकी बात करें। नहीं, बहुत जैसे अगर जैसे आपने मैं आपको बता रही थी कि अगर एक पहला उसका लेवल है, पहला उसका सेक्शन है कि मैंडेटिंग कि बच्चा रिक्वेस्ट कर सकता है नहीं कर सकता। अगर उसमें आपका आ रहा है कि बच्चा मतलब आप बच्चे को दुनिया की हर चीज लाके रखनी है और बच्चा देख ही नहीं रहा उस चीज को, तो दैट्स मीन ही डज नॉट हैव दैट स्किल्स कि वो कुछ रिक्वेस्ट करेगा। उसको कोई मोटिवेशन नहीं है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, तो अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। हाँ, उसको पता ही नहीं है कि ये कैंटीन है, कुछ है, क्या है। तो इसमें आपको फिर अगर आपकी हर जो बहुत लैकिंग है, अगर आपके मतलब हर चीज में बच्चे के कि वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, वो मतलब बैठ भी नहीं पा रहा, बिहेवियर इश्यूज बहुत हैं, देन यू कैन डू अप टू 40 आवर्स ऑफ बेबी केयर। 40 आवर्स मीन्स ये मतलब वीक में 8 घंटे की थेरेपी भी कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ABA इज नॉट लाइक अ सेशन कि आप गए बच्चे को लेके 1 घंटे का ABA किया, यू डन। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स प्रीटी मच लाइक जैसे मैं जिस क्लिनिक में काम करती हूँ, टेक्सास में करती हूँ, वो हम पूरे दिन बच्चे वहाँ पे होते हैं, लाइक 8 to 4 वहाँ पे बच्चे होते हैं, and we teach them everything. We teach them how to eat, we teach them how to sit, how to make friends, सारी चीजें आती हैं। तो उसमें ये है कि जितना आप लोग ABA करेंगे, और बंदे हमारा लॉजिक से कि ऐसा ना करें एज अ पेरेंट, क्योंकि हम डूइंग दिस फॉर पेरेंट्स के उनको अवेयरनेस हो, वो समझें कि क्या करना है। तो ऐसा ना करें कि आप बैठ जाएंगे, वो कोई आएगा, कोई प्रोफेशनल आएगा, उसको हम बताएंगे, फिर वो सही करेगा चीजें, जिस में यूज होम बेस्ड एक्टिविटीज आप गूगल भरा पड़ा हुआ है, मतलब गूगल में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, यू गेट मैनुअल्स एंड मैनुअल्स, प्रोग्राम्स एंड टारगेट्स हैं, तो लिटिल बिट आप करते हैं, आप मतलब रुके नहीं। और एज सून एज यू गेट प्रोफेशनल हेल्प, तो वो आप वहाँ से वो दोबारा से स्टार्ट करें कि मैं ये कर रही हूँ। And one thing that is different between all the therapies and ABA, parent training. It's a huge thing in ABA. क्योंकि हम लोगों का गोल ये नहीं होता है कि हम बच्चा रख के बैठ जाएं and then we just do therapy. हमारा गोल ये होता है कि हम बच्चे की थेरेपी करें, then we train parents at the same time. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास वीकली ट्रेनिंग होती है पेरेंट्स की, तो मैं बच्चे की सेशन मेरे थेरेपिस्ट कर रहे होते हैं, राइट, और मैं सुपरवाइज कर रही होती हूँ। अब बच्चे की थेरेपी हो रही है, फिर वही जो थेरेपी होती है, सेम थेरेपी पेरेंट करता है। मैं थेरेपिस्ट को बोल देती हूँ कि आप साइड में जाओ, पेरेंट्स ने लगते हैं, कोई मदर आती है, फादर आते हैं, वो पूरा लाइक हैंड्स ऑन हैंड्स कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो मैं उनको फीडबैक दे रही हूँ, क्योंकि जिस तरह थेरेपिस्ट को सुपरवाइज कर रही होती हूँ, जिस तरह सुपरवाइज पेरेंट्स होता है। तो उसमें ये होता है कि पेरेंट्स नो हाउ टू डू इट, उनको हम टीच कर रहे हैं। वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा पीछे होते हैं, और उनकी वो स्किल्स उस तरह से नहीं होती। जैसे अब एक बच्चा बहुत शार्प है, एक बच्चा इतना कुंड है तो कहते हैं कि आपका उसकी कंसंट्रेशन नहीं है। जैसे ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया लाइफ के अंदर कि मेरे साथ मेमोरी इश्यूज होते थे, तो हम कहते थे तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ाई पर, हाँ ध्यान नहीं तुम्हारा, तुम कंसंट्रेट नहीं कर रही हो। तो ऑब्वियसली ये चीजें फिर बच्चा ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। आप फिर उसको इस तरह से प्रेशराइज करोगे तो बच्चा और कॉम्प्लेक्स में जाएगा। मेरे साथ तो बहुत इश्यूज होते थे पढ़ाई में, मैं मतलब हमेशा C ग्रेडर ही रही है, क्योंकि मेरे साथ मेमोरी इश्यूज है, मैं भूल जाती थी, मुझे याद ही नहीं रहता था। तो मैं बहुत इस हवाले से क्लियर हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब ओपन हूँ, लोगों से डिस्कस करती हूँ। तो मैंने मदर्स को और टीचर्स को किस तरह से ट्रेन किया जाए कि बच्चे में कुछ ऐसे कई बात तो बताते हैं ना कि ये मतलब जो डिसेबिलिटीज होती है उसको एक थोड़ा सा सिंपल डिफाइन कर दे, क्योंकि अब हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, और ये पेरेंट्स को किस तरह से हम समझाएं। ये 2 क्वेश्चन है मेरे। अच्छा, पहला क्वेश्चन जैसे इसमें का है आपका, तो दिस इज माय प्रोफेशनल एडवाइस एंड पर्सनल एडवाइस कि एजुकेशन के पीछे इतना नहीं भागना। मतलब आपको पता है कि आपका अगर आपको पता चल चुका है घर में कि बच्चा समझ इतना नहीं पा रहा है जितना और बच्चे समझ रहे हैं, यू कंपेयरिंग योर किड्स विद योर सिबलिंग्स, राइट, कि अपने बहन भाइयों से, तो आपको ये पता लग जाता है एज अ मॉम और एज अ डैड कि ये बच्चे में थोड़ी कमी है या कुछ इसके अंदर लैकिंग है, राइट। तो उस बच्चे को उसके साथ बहुत ही नाइंसाफी है कि आप जाके उसको 25 और ऐसे बच्चों में डाल दें कि वो बेचारा ओवरवेल्म हो जाए, वो कहे कि ओ माय गॉड मैं कहाँ पे आ गई। तो उसका करने का तरीका शायद ये होना चाहिए कि आप पहले बच्चे का वही आप असेसमेंट डायग्नोस कराएं, असेसमेंट कराएं, उसके बाद
इट्स बेटर टू इनफॉर्म साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट साइकोलॉजिस्ट से डायग्नोस कराएं आप, उसके बाद आप असेसमेंट BCBA से कराएं। उसके बाद आपको करना ये चाहिए कि आप बच्चे को इवन कि लाइक इन होम थेरेपीज कर लें, क्योंकि उसको इस एनवायरमेंट आप इन होम करके उसको इतना तैयार कर लें। मतलब जैसे हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना वहाँ पर खेलने में, तो देर लाइक 2 years 3 years 4 years, और हम उनको रेकमेंड मतलब फोर्स ही कर सकते हैं, लेकिन हम उनको रेकमेंड ये करते हैं कि देर एलिमेंट्री स्कूल मतलब वहाँ पे जा रहे हैं, वो किंडरगार्टन जा रहे हैं, तो उनको आप निकाल के पहले पूरी ABA थेरेपी करा लें, OTs करा लें, स्पीच करा लें। हाँ, उसके बाद जब बच्चा आपका बैठने लगे सब कुछ करें, फिर थिंक अबाउट स्कूल। क्योंकि मेरी नज़र में लाइक A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल सिखा के आप कुछ कर होगा जब तक वो बच्चा समझेगा नहीं। तो इस तरह का सिनेरियो कि बच्चा आपका बिहेवियर इश्यूज हैं, वो बैठ ही नहीं रहा, तो आप कैसे उस बच्चे को बच्चों के बीच में बिठा सकते हैं आप? और यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम है, ये भी पॉसिबल है जैसे वहाँ पे होता है। तो स्कूल ओवर देयर इन टेक्सास और इन अमेरिका दे गिव यू रिसोर्स टीचर, तो एक रिसोर्स टीचर बच्चे के साथ रहती है मुस्तकिल के, अगर टीचर ने ग्रुप में बताया है तो वो आपको अकेले में सारी चीजें समझा देती है। I don't know if it answered your question या कुछ। और थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर दें कि बेसिकली डिसेबिलिटी होती क्या है, उसको एक्चुअली से ब्रीफ आप। अच्छा, autism is like a behavioral disorder, right? न्यूरोडेवलपमेंट डिसऑर्डर है। उसका अभी तक कुछ रिसर्च नहीं कि क्यों होता है। सम पीपल से लाइक इट्स जेनेटिक, सम पीपल से कि वो कोई वैक्सीनेशन से हो गया, लेकिन दिस इज नॉट सेड एंड डन कि हुआ क्यों है। तो उसमें डिसेबिलिटीज में आपको वही है कि आपका बच्चे की जो चीजें होंगी वो फिजिकल तो कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, यहाँ पर नजर आएगी कि आप देखिए कि वो दिस के ऐसा नहीं होगा। आपको इस तरह मालूम हो सकता है कि उसकी सोशल स्किल्स बहुत लैकिंग होगी, या उसके मतलब सेंसरी इश्यूज होंगे, वो मेंटेन नहीं कर रहा होगा, बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहा होगा, अकेले रहना पसंद करेगा। इस तरह की चीज़ों से आप मतलब, और लर्निंग डिसेबिलिटी ये होगी कि अगेन वो फोकस नहीं होगा। अभी भी इट्स नॉट लाइक उनसे है, लेकिन उसका फोकस नहीं होगा। तो वी टीच इन ABA, वी टीच दैट टू फोकस। तो अच्छा, मजे की बात ये है कि हम करते ये हैं कि हम पहले बेसलाइन लेते हैं हर चीज़ कि अगर मैं एक पेपर भी दिखा रही हूँ ना, तो मैं बेसलाइन लूंगी कि कितनी देर देखा उस बच्चे ने पेपर। अगर उसने 5 सेकंड देखा, 10 सेकंड देखा, 1 सेकंड देखा, उसकी मैं बेसलाइन निकालूंगी एंड देन वी टीच देम विद फोकस। तो इस तरह कर करके मतलब डिसेबिलिटीज, मतलब आई से भी ओवरकम द डिसेबिलिटीज, लेकिन इतना बेहतरी हो जाती है कि बच्चा ग्रुप सेटिंग में बैठ सकता है। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपनी अपनी जॉब्स कर रहे हैं, दे हैव ऑटिज्म, मतलब बड़ी बड़ी मिसालें हैं। तो वो अपना इवन के मतलब किसी चीज, अच्छा एक चीज मैं कहना चाहूँगी, आई नो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं करें बच्चों के साथ कि जो आप चाहें वो करें। अगर आपको लग रहा है कि द किड इज ऑटिस्टिक और ऑटिज्म है उसको एंड ही इज क्रिएटिव, तो ट्राई टू पिक अप दैट। उसकी जो मोटिवेशन है, तो मेक हिम एन आर्टिस्ट और मेक हिम समथिंग लाइक दैट ही इज मोटिवेटेड फॉर। तो इस तरह का आप मतलब कर सकते हैं। आई डोंट नो कि कितनी हेल्प हो रही है या नहीं। बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र, हमारा बहुत अच्छा सेशन किया और बहुत मजा आया फरहीन से बात करके मुझे। और इंशाल्लाह ताला हम फरहीन को ऑन एंड ऑफ जब भी वो पाकिस्तान आएंगी हम उनको ऐसे ही बुलाते रहेंगे, हम सेशंस भी करते रहेंगे इंशाल्लाह, और कोलैबोरेशन में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सामने लेकर आएंगे। और फरहीन ने ऐबा के बारे में हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। ऐबा का बहुत ज़्यादा वर्किंग पाकिस्तान में नहीं हो रही है इस वक्त, क्योंकि हम नॉर्मल पेरेंट्स को तो नहीं पता। तो मुझे तो बहुत अट्रैक्शन फील हो रही है और इंशाल्लाह ताला हम आगे भी वीडियोस में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। और इंशाल्लाह फरहीन भी हमारे साथ होगी और आगे और भी अच्छे हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी आएंगे और बहुत सारी हम बातें करेंगे उनके साथ, आपको नए नए किस्म के चीज़ों सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। Thank you. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको मल्टीमीडिया, मोबाइल, टेलीविज़न, लैपटॉप्स के कुछ असरात बिल्कुल ही अर्ली एज पे एक मुख्तसर सा वीडियो है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ केसेस पे वर्क करके मैंने ये हासिल किए हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपसे भी शेयर करूँ इस चीज़ को, ताकि आगे अगर कोई हमारी माएँ माशाल्लाह बहुत समझदार है, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत इग्नोरेंस हम दे देते हैं, तो उस पर हमें आगे जाके क्या असरात हो सकते हैं, तो उसी पर फोकस करना मेरा काम है। तो मैं आपको भी यही बताना चाह रही हूँ।
तो अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि होता ये है कि बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो वो चलना शुरू हो जाता है। उससे ये होता है कि वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है दुनिया को, गर्म ठंडा अच्छा बुरा हर चीज़ को वो टच करता है, हर चीज़ के साथ वो अपना फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की वो कोशिश कर रहा होता है। उसके सामने जो भी चीज़ आती है उसमें उसको क्यूरोसिटी महसूस होती है। तो बच्चे जो होते हैं वो दुनिया को बहुत करीब से देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मेरे आसपास ये सब कुछ है, वो क्या है, उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है। और जब हम बच्चों को नो बोलते हैं, मना करते हैं बेटा ये चीज़ गंदी है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है, तो उनकी जुस्तजू और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा उस चीज़ के करीब हो जाते हैं, क्योंकि अभी वो अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं। अभी रीजनिंग उनके दिमाग में नहीं आई है, अभी उनका माइंड इतना डेवलप है नहीं कि वो उन चीज़ों को समझ सके। समझ नहीं है अभी उनके अंदर, बस उनको एक्सप्लोर करना है। हर चीज़ उनके दिमाग में बस घुसती चली जा रही है, लेकिन क्या है कि उनको अभी एनालिसिस नहीं है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ बुरी है, मुझे क्या चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है। अगर कोई चीज़ उनको नुकसान पहुंचाती है तो वो रोते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं चलता कि ये चीज़ ऐसी है तो इससे मुझे कोई नुकसान हो सकता है, तो मैं दोबारा उसको टच ना करूं। लेकिन जब 2.5 से 3 साल का बच्चा हो जाता है तो उसके अंदर एक समझ आ जाती है, उसको अक्ल आ जाती है। एक दफ़ा उसको जिस चीज़ से चोट लगती है, फिर वो रीजनिंग माइंड की वजह से वो उस चीज़ को दोबारा टच करने से अवॉइड करता है। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा एक सीन है कि ऐसा हम भी करते थे, मैंने भी किया हुआ ऐसा, लेकिन ऐसा होता है कि हम बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, चलने लगता है, तो माएँ काम वाम कर रही होती हैं, तो उसमें वो क्या करती हैं कि बच्चे को मोबाइल दे दिया, उस पर वीडियोस लगा दी, बेबी टीवी लगा दिया, तो उससे बच्चा थोड़ी देर चुप करके बैठ जाता है। होता ये है कि बच्चा तो चुप करके बैठ जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको एडिक्शन शुरू हो जाती है टीवी के उन प्रोग्राम से, वो अजीब अजीब किस्म के कार्टून कैरेक्टर से। वो कार्टून कैरेक्टर्स और वीडियोज़ आप नोटिस कीजिएगा, हम जैसे तो नहीं है ना, वो कार्टून्स हैं और अलग अलग और अलग अलग कलर्स के कार्टून है। तो वो एक अजीब किस्म की इमेजिनरी वर्ल्ड बच्चों के इर्द गिर्द बना देती है। उस इमेजिनरी वर्ल्ड में वो बच्चा मासूम सा घूमता रहता है, उसे पता ही नहीं है, बस उसे पता है कि ये सब कुछ हो रहा है। और जब तक वो दुनिया को एक्सप्लोर नहीं करेगा, वो लर्न कैसे करेगा? वो उसी इमेजिनरी वर्ल्ड में बैठा रहता है। अचानक से हमें एहसास होता है हमारे बच्चे ने बोलना नहीं शुरू किया। अचानक से हमें एहसास होता है कि बाकियों के बच्चे जो हैं वो इस हद तक ग्रूम कर चुके हैं और हमारा बच्चा भी पीछे रह गया है। तो फिर हम अचानक से उसके हाथ से डॉक्टर्स के कहने पे या किसी भी वजह से मोबाइल छीन लेते हैं। जब हम उनसे मोबाइल छीन लेते हैं तो ऑल ऑफ द सडन वो उनकी इमेजिनरी वर्ल्ड वहीं रह जाती है और वो उसी इमेजिनरी वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट लेकर वो इस दुनिया में वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो उस दुनिया में वापस आते हैं तो यहाँ एक अजीब किस्म के नया दौर है। अब वो रीजनिंग माइंड में आ गए, उनको समझ आ गई है, लेकिन क्या था कि उनके माइंड में जो ट्रेसेस थे वो उसी इमेजिनरी वर्ल्ड के थे जहाँ पे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना। अब जब वो यहाँ आएगा तो उसको ऊंची आवाज़ें, बातें जिसमें हेयरिंग सेंसिटिविटी होती है, ये सब चीज़ें उसके लिए बड़ी मुश्किल है डाइजेस्ट करना। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उस वक्त उस बच्चे को संभालना, उस वक्त उस बच्चे की बातों का जवाब देना, उस वक्त उन चीज़ों को केटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि हम लोग थोड़ा सा अपने आप पर जबर करें और बच्चों को उनके पेस के हिसाब से ग्रो करने दें और बच्चों को चलने दें जैसे वो चल रहे हैं। बस उनको समझाना हमारा काम है, बहुत ज़्यादा नो भी नहीं करनी, उनको एक्सप्लोर भी करने देना है। हम सेफ्टी प्रिकॉशंस कर सकते हैं, हम सेफ्टी प्रिकॉशंस करके बच्चों को उनकी दुनिया में ग्रो करने के लिए उनके पेस पर छोड़ सकते हैं। हम एक छोटा सा सॉफ्ट एरिया कहीं भी बना सकते हैं। अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो हम छोटा सा प्ले एरिया उसको बना के दे सकते हैं जिसमें उसकी सारी सॉफ्ट चीज़ें, जहाँ से उसको नुकसान ना पहुँचे, कोई कुछ भी, मतलब 10,000 तरीके हैं। उस पर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बन सकता है। हम गद्दे लगा के बच्चों को बिठा सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा है कि घर के हर फर्द की ड्यूटी हो, बच्चे भी हों, आपके बड़े बच्चे भी हों उसके साथ, तो घर के हर फर्द के साथ उसकी ड्यूटी हो, आप उसको टाइम दें बच्चों को, तो फिर वो जाके इन चीज़ों से निकल सकते हैं। लेकिन मल्टीमीडिया के असरात बहुत डेंजरस है बच्चों के ऊपर, और ये चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई हैं, बहुत सारे बच्चों में देखी हुई हैं। अब ऐसा ऐसा पता चल रहा है इन चीज़ों के बारे में, तो मुझे खौफ सा तारी हो गया कि हम लोग बच्चों को इस दुनिया में भेज के हम बच्चों के लिए कितनी मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि आगे जाके उनकी काफ़ी सारी सेंसेस डेवलप नहीं होते। होता ये है कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त और उससे 1 साल तक उसके दिमाग जो है वो ग्रो कर रहा होता है, ग्रूम कर रहा होता है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, वो इतनी ज़्यादा उसका फ्रेश माइंड होता है कि वो हर चीज़ को सीख रहा होता है। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर एक्टिविटीज़ नहीं देंगे, उसकी ब्रेन को हम एक्टिविटीज़ नहीं देंगे, उसके ब्रेन वर्क नहीं करेगा सही से, तो फिर ये होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो जहानत है वो कम होती चली जाएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता कौन जहन बन जाता है।
तो बेहतर यही होता है कि बच्चों को उनके पेस के हिसाब से हम खेलने दें, बच्चों को उनके हिसाब से चलने दें, बहुत ज़्यादा नो नहीं करें, उनको एक्सप्लोर करने दें, उनको टाइम दें, उनका खेल का टाइम बांधें, खेल देखें किस किस तरह के बच्चों के साथ खेले जा सकते हैं, एक्टिविटीज़, एजुकेशनल टॉयज़ इंतहाई आते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, बच्चा थोड़ी देर के लिए चीज़ को खेलता है, उसके बाद उसका दिल भर जाता है। तो आपको टॉयज़ भी किस तरह से यूज़ करने हैं उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या है, तो मैं उसका भी आपको जवाब दूंगी। और कोई बात आपको बुरी लगी है तो प्लीज़ वो भी कमेंट में लिखिएगा। हम सब इंसान हैं, गलतियां हम इंसानों से ही होती हैं, बस गलती को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। वही कामयाब इंसान है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए उसको बेहतर करता है। अल्लाह आप सबको खुश रखे, बहुत कामयाब करे और आपको बहुत अच्छी सहल ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफिज़।